नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज का साझा कार्यक्रम। हमारे साथ जुड़े हैं प्रभात कुमार जी, जो लोक वार्ता न्यूज के संपादक हैं, और एक पैनलिस्ट के रूप में जुड़े हैं उमेश माझी जी, जो जिनसे हम बात करेंगे। आज बातचीत का जो मुद्दा है वो है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के आलोक में हम बात करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एससी रिजर्वेशन में कोटा विद इन कोटा का फैसला दिया था, उप वर्गीकरण की बात कही थी, और फिर क्रीमी लेयर को लेकर के भी जजमेंट आया था। उसके बाद दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया और 21 अगस्त को भारत बंद किया गया। लेकिन वहीं दलित समाज का एक बड़ा तबका इस बंद का विरोध किया था, उसके खिलाफ रहे। बंद के समर्थन में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, सांसद चंद्रशेखर आजाद और इधर चिराग पासवान बिहार से, जिन लोगों ने समर्थन किया था बंद का। लेकिन भारत बंद के विरोध में हम पार्टी के जीतन राम मांझी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो रहे, और वाल्मीकि समाज से लेकर कई समाज के लोग और उन संगठनों के नेता इस बंद का बहिष्कार किया था। कुल मिलाकर दलित समाज दो भागों में बंटता हुआ दिखा। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। तो आज हम समझना चाहते हैं, जीतन राम मांझी ने जो पिछले दिनों जो बयान दिया, उन्होंने कहा था कि जो भारत बंद का आह्वान किया है जिन लोगों ने, वे स्वार्थी तत्व हैं। वे नहीं चाहते हैं कि बड़ा भाई नहीं चाहता है कि छोटे भाई को ये प्रगति हो, और 76 साल में जिस समाज का विकास नहीं हो सका उसकी व्यवस्था अलग होनी चाहिए, जीतन राम मांझी ने कहा था। और उन्होंने कहा कि बिहार में 18 शेड्यूल जो SC ST कैटेगरी से 18 जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, और उन्होंने SC रिजर्वेशन में उप वर्गीकरण को एक तरह से सही माना। तो इसी संदर्भ में हम समझेंगे कि आखिर वह समाज, वाल्मीकि, मुसहर, भुइयां और इस तरह के जो समाज के लोग हैं, जिन लोगों ने आंदोलन का विरोध किया, उनके क्या तर्क हैं, उस समाज के बीच में क्या चर्चा चल रही है। तो सीधे पहले उमेश माझी जी के पास चलते हैं। क्या है उमेश माझी जी? उमेश माझी जी के बारे में बता दूं, ये सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और अपने समाज के लिए लगातार लड़ते रहे हैं। तो उमेश जी, आप बताएं कि जीतन राम मांझी जी ने जो कहा था, भारत बंद के विरोध में आप लोग रहे हैं और फैसले के पक्ष में आपके तर्क आ रहे हैं। आखिर पूरा मसला क्या है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपके तर्क क्या है? धन्यवाद संतोष जी। सबसे पहले आपको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। जहां तक ये हम लोग अभी 1 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है कि आरक्षण में, खास करके शेड्यूल कास्ट आरक्षण में, वैसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए जो अभी किसी कारणवश उनको मौका नहीं मिल पाया है, उसको लेकर के वर्गीकरण का। तो हम लोग कुछ संशोधनों के साथ हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने महसूस किया है, हम लोग पूरे जो हिंदी पट्टी जो राज्य है, खास करके बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है, तो इन कई राज्यों का मैं कई मर्तबे अपने समाज को लेकर के बहुत सारे मीटिंग वगैरह भी हम लोग करते रहे हैं, और हमने महसूस किया है कि मैं 18 जाति की बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं मुसहर और भुइयां जाति की बात कर रहा हूं। तो मुसहर भुइयां जाति के जो मेजोरिटी है, मतलब जो संख्या है, संख्या के हिसाब से उनको अभी तक
जो शासन प्रशासन में जो आरक्षण के माध्यम से जो सरकारी सेवा में जो जाते हैं, वो मुकम्मल जगह अभी तक नहीं मिल पाया है। इसे आप कई तरह से देख सकते हैं कि इनमें शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है, वो एक अलग चीज़ें है ना? हालाँकि उसको नकारा नहीं जा सकता है कि शिक्षा का स्तर बहुत कम है और जिसकी वजह से चूँकि सरकारी नौकरियों में और जो आरक्षण का लाभ वही लोग उठा पाएँगे जो शिक्षा को ग्रहण किया है। लेकिन हम जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, जो फैसला आया है, उसको हम पूरी तरीके से हम नकार नहीं सकते हैं। कुछ संशोधनों के साथ हम लोग इसका समर्थन चाहते हैं और समर्थन कर भी रहे हैं। और जो माननीय जीतन मांझी जी ने जो बातें कही है, जो समर्थन में कर रहे हैं, हम लोग भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं संशोधन ये चाह रहा हूँ कि जो डायरेक्ट जो वर्गीकरण है, जो जिन जातियों का जो अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया है आरक्षण में, उन जातियों को भी पार्टिसिपेशन हो। लेकिन एक जो लोगों का जो हम और भी जो नन महादलित कहिए या जो रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, जो लोग खास करके अभी बिहार की बात करें तो दुसाध और रविदास और धोबी पासी, ये लोग जो विरोध कर रहे हैं कि मतलब कि रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है या दूसरे तरीके से इनको खास करके देखा जाए तो हम लोग भी देखा है कि जो एक टर्म जो यूज किया है आरक्षण को नहीं जो भरा जाता है कि नॉट सुटेबल कैंडिडेट जो मिलता है उसको लेकर के इसको भरा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसे चीजों में जहां पर होती है तो वो जो ओबीसी में चीजें लागू है उसको न लागू करके यहाँ पे, इसीलिए मैं संशोधन की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे वो जो सीटें नहीं भर पाती है किसी कारणवश, तो वो सीटें हमारे जो अन्य जो दलित भाई हैं उनके खाते में जाना चाहिए, उनके द्वारा भरा जाना चाहिए। इस संशोधन के साथ हम इस फैसले को समर्थन करते हैं। चलिए उमेश जी, आपके पास फिर आते हैं आज सवालों के साथ। हम चलते हैं प्रभात कुमार जी के पास। प्रभात जी, आपने उमेश जी की बात सुनी, आपके पास पूरी जानकारी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। उसके बाद जो बंद हुआ है, भारत बंद, वो चिराग पासवान ने जो कुछ कहा है कि जब तक हम हैं तब तक आरक्षण में कोई बदलाव संभव नहीं है। तो कैसे देखते हैं इन सब मसलों को? और उमेश जी को आपने सुना है, आप की क्या टिप्पणी है? मैं सबसे पहले उमेश जी से दो सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने एक जानकारी के तौर पर और एक उनके अनुभव के तौर पर, कि बिहार में 3 नेता हैं जिन्होंने महादलितों की बात की और हम लगातार जो 35 ये 3-3.5 दशक से जो राज्य चल रहा है उसमें 3 बार ये मामला महादलितों का उठा है। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुसहरों के लिए स्कूल खोलने और कई तरह के अभियान को चलाया था। तो हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि एक बेनिफिशरीज के रूप में कि इसका लाभ कितना मिला उनको, उनके समाज को कितना मिला, इससे कितना उनके शिक्षा का उन्नयन हुआ। ये दूसरा सवाल मेरा ये है कि नीतीश जी ने जो पूरे देश में बात चल रही है कोटा की बात, तो बिहार में इस तरह का प्रावधान लागू किया गया, कोटा के भीतर सब कोटा, महादलित का गठन हुआ, महादलित आयोग भी बना और उसमें भी उसका कितना उनके समाज को फायदा मिला। और अंतिम कि जो जीतन राम मांझी हैं, जो अभी इनके सबसे बड़े नेता देश भर में है और केंद्रीय मंत्री भी बने हैं, तो वो उनको भी कुछ के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था और अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं तो उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो इस मामले का समर्थन कर रहे हैं, वो कहाँ तक उचित है? जी, सबसे पहले मैं पहला सवाल सर का लेता हूं, प्रभात सर का, कि जो हमारे समाज है और जिस समाज से हम आते हैं उस समाज को लेकर के लालू यादव और लालू यादव ने तो एक नारा दिया था कि घोंघा चुनने वालों, सुगर चराने वालों, मछली पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो।
हम लोग उस समय मैं भी छात्र जीवन में ही था और काफी करीब से देखा है उनको। और चूंकि वो एक अलग दौर था, क्योंकि वो मतलब 1990 के दशक की बात आप जो कह रहे हैं सर, तो उस जमाने में शिक्षा का ग्रहण करने की जो लालसा जी, तो उत्सुकता थी हमारे समाज में बहुत कम थी। और उसी की वजह से, उसी नारा की वजह से हमारे समाज के बच्चे स्कूल जाना शुरू किया। लेकिन अभी उसमें लालू यादव जी, आप सुने भी होंगे कि जहां मतलब दलित बस्तियों में, खास करके मुसहर बस्ती और जो नट डोम मेहतर की जो बस्तियां थी, वहां पे स्कूल न के बराबर हुआ करती थी। तो आपको याद होगा सर कि झुग्गी झोपड़ी स्कूल करके उन्होंने खोला था, और उसी झुग्गी झोपड़ी जो खास करके उसी लोकेलिटी में खोला गया था जहां पे इनका डेंसिटी ज्यादा था, पॉपुलेशन ज्यादा था। और उसका जब वो 92-93 में वो विद्यालय खोला गया था, और उसका एक अच्छा रिजल्ट भी मिला कि लोग खास करके मुसहर भुइयां और नट और ये जो डोम मेहतर के जो बच्चे हैं वो पढ़ना जाना शुरू किया। तो सर हम तो 90 से मतलब स्कूल जाना शुरू किया। तो जब 90 से स्कूल जाना शुरू किया, और गार्जियन और जो खास करके इस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो शिक्षा को उतना महत्व नहीं देते थे। आज भी मतलब कि जो रिमोट एरियाज है वो शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन स्टार्ट हुआ 90 के दशक से ये जर्नी शिक्षा ग्रहण करने की स्टार्ट हुआ। पहले तो हमें फोर्सफुली स्कूल जाने से रोका जाता था, मतलब कई कामों में, मतलब इस प्रकार का चीजें हैं कि अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो बाले बच्चे कमाते थे, खास करके पति पत्नी जब स्लेवरी के रूप में, हलवाहा के रूप में, बेसिकली तो खेतिहर मजदूर होते थे। तो खेतिहर मजदूर खेतों में काम करने वाले होते थे और भट्ठा पे काम करने वाले होते थे। वो अपने बच्चों को भी लेकर गए, उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था। कहीं कहीं कुछ अगर पढ़ने का लोग कोशिश भी करता था, तो जो फ्यूडल मेंटेलिटी के जो लोग थे उनको मतलब कि उनको पढ़ने से भी रोका जाता था कि तुम्हारा बच्चा पढ़ करके क्या मतलब कलेक्टर बनेगा, मेरा भैंस कौन चराएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग देखे हैं, हैंडल किए हैं सर। तो 90 के बाद से तो हम लोग पढ़ना लिखना शुरू किया। रही बात कि लालू यादव की बात छोड़ दीजिए, फिर अब आते हैं नीतीश कुमार जी के पास। नीतीश कुमार जी ने महादलित बनाया। तो महादलित बना करके उन्होंने मतलब कि एक प्रकार से, हम महादलित कॉन्सेप्ट से ज्यादा खुश नहीं है। खुश इस बात के लिए नहीं है कि वो उन्होंने मतलब कि एक पॉलिटिक्स किया, और पॉलिटिक्स इस मामले में किया कि मतलब जो जेन्युइन जो उसमें एक दो गो योजनाएं थी जो जिसको लागू करने के लिए उन्होंने किया। और बेसिकली हम लोग जो महादलित कॉन्सेप्ट को जो देखते हैं, मतलब हम लोग 18 जातियों को ही मान करके चलते हैं कि ये बेसिकली यही महादलित है। इसमें दो, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से महादलित कॉन्सेप्ट को नकारा जा सकता है। इसमें दो अचीवमेंट हुआ मुसहर भुइयां और डोम मेहतर लोगों के लिए, कि यहाँ पे सेपरेटली दो चीज दिया गया। एजुकेशन के सेक्टर में टोला सेवक के रूप में दिया गया, और डेवलपमेंट के सेक्टर में विकास मित्र के रूप में दिया गया। सर मैं आपको बताऊं कि मैं खुद बिहार महादलित विकास मिशन में था, और मेरे जिम्मे ही विकास मित्रों की बहाली का जिम्मा सौंपा गया था। तो मैंने देखा कि टोटल हर ग्रामीण क्षेत्रों में, हर पंचायत में, और शहरी क्षेत्रों में हर वार्ड में एक एक विकास मित्रों की बहाली दी गई थी। और ये बहाली कास्ट, मतलब कि जिस जाति की जनसंख्या जिस पंचायत में, जिस वार्ड में अधिक है, उसी जाति और समुदाय के लोगों को बहाल करने का इसमें शर्त रखा गया। ठीक उसी प्रकार से टोला सेवक के भी बहाली में ये चीज लाया गया कि जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है, जिनके बच्चे ज्यादा स्कूल नहीं जा पाते हैं, उसी समाज के बच्चे, उनको स्कूल तक लाने के लिए उनको बहाल किया जाए, जिसको टोला सेवक के नाम से जाना जाता है। सर बिहार में अभी तक करीब 20,000 टोला सेवक और 10,000 तालीमी मरकज जो मुसलमान समाज से भी आते हैं, तालीमी मरकज उनको कहा जाता है। और 20,000 में 12,000 के आसपास सिर्फ मुसहर समाज के बच्चे, जो वैसे लोग जो मैट्रिक और आईए किए हुए थे, उनको प्लेस किया गया।
और विकास मित्र के रूप में करीब 10,000 विकास मित्र पूरे बिहार में चयन हुए। इसमें से करीब 35 से 4,000 के बीच में इनकी प्लेसमेंट हुई। मैं इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं बताना चाह रहा था। बिल्कुल। ये जो टोला अभी जो मुसहर भुइयां सर एक ऐसा कैरेक्टर है, जिस जाति का जो कैरेक्टर है कि जब तक कि इसको सेग्रीगेट करके कोई चीजें अगर नहीं दी जाती है वो नहीं ले पाता है सर। और अलग सेग्रीगेट करने का मामला मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रवृत्ति से ऋषिदेव है, संत है। और मतलब कि कहीं भी ये कंपटीशन किसी चीज के लिए नहीं कि हम एग्रेसिव कंपटीशन, कहीं भी मुसहर और भुइयां समाज को आप एग्रेसिव कंपटीटर के रूप में नहीं देखा होगा सर, क्योंकि ये समाज का कैरेक्टर ही ऐसा है कि ये संत प्रवृत्ति का है। हमको मिला तो अभी आप देखे होंगे कि ये हर अभावों में, हर चुनौतियों में ये अपना जीवन जी लेते हैं, लेकिन कभी आप ऐसा नहीं देखे होंगे कि ये कहीं भूख की वजह से खुदकुशी कर लिया या भूख की वजह से अपने आप को बेच दिया, कहीं भी ऐसा आप मामला नहीं देखे होंगे। ये हर चीज में, हर परिस्थिति में और हर मतलब चाहे कितना भी अभाव की जिंदगी है उसमें वो एडजस्ट कर लेता है। इसका प्रवृत्ति यही है। और एक और छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मैं राशन की बात करना चाहता हूं कि अगर ये राशन दुकान पे राशन लाने के लिए भी जाते हैं, अगर सबसे पहले लाइन में भी लग जाते हैं तो ये सबसे पहले अपना जगह छोड़ करके दूसरे समाज के लोगों को दे देते हैं और अपना राशन बाद में लेते हैं। और इस आधार पे मतलब लेते हैं राशन की सर आप तो हमारे मालिक है ना, आप तो हमारे बुजुर्ग है ना, आप तो हमारे, मतलब आदर भाव इतना अन्य लोगों के लिए है कि वो वहां पे कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो रिजर्वेशन में जो ये कंपटीशन की जो होड़ जो चल रही है वहां पे ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात की यहाँ पे इनको कोई पैरोकार करने वाला नहीं। अभी जो फर्स्ट जनरेशन है इस समाज का जो किसी प्रकार से मैट्रिक, इंटर, बीए तक पहुंचा है, अभी आप बहुत कम पीएचडी यहाँ पे पाएंगे, बहुत कम आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट बहुत कम पाएंगे। अभी बड़ी मुश्किल से अभी तक मैट्रिक, इस समाज का जो मैट्रिक अगर कोई कर लिया वो अपने आप में सोचता है, बाकी जो अन्य समाज है, मान लीजिए 300 परिवार का गांव है, वहां अगर कोई मैट्रिक कर लिया, आईए कर लिया तो समझता है, जो अन्य लोग वो समझता है कि पीएचडी कर लिया। अगर वो कहीं प्लेस नहीं होता है, अगर ये कहीं प्लेस नहीं होता है तो बाकी के जो 300 जो लोग हैं वो उनको रोल मॉडल मान करके बोलते हैं कि वो कहीं कुछ करवे नहीं किया तो तुम पढ़ लिख करके क्या करोगे। और ये जो टोला सेवक विकास मित्र जो आया है और जो प्लेस हुआ है, इससे एक पॉजिटिव मैसेज समाज में गया है। और पॉजिटिव मैसेज समाज में जो जाने के कारण ऐसा हुआ है कि पिछले 10 सालों में 2010 से ये चीज लागू हुई है। 2010 से ये समाज में शिक्षा के प्रति एक जबरदस्त उबाल आया है। आप देखिए अब हर जगह बच्चे, मतलब कि रेसिडेंशियल स्कूल जो चल रहे हैं सरकार के द्वारा, वहां पे चले जाइए 8 गो सीट रहता है, 800 फॉर्म गिरता है, बाकी के 790 बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, हजार फॉर्म गिर रहा है, उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, वहां पे बच्चे नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे चीज है। मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं जा पाते हैं क्योंकि वहां के बच्चों के साथ ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है इसकी वजह से। और अभी शिक्षा का स्तर उस लेवल का नहीं गया है कि मतलब कि बाकी और चीजें, लेकिन इस लेवल के जरूर आ गया है कि मतलब कि जो 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड के कंपटीशन में वो जा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि ये मतलब उन बच्चों के साथ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं या जो मेन स्ट्रीम का जो स्कूल है उसमें पढ़ रहे हैं। ये सेपरेटली उसी गांव और इससे पढ़ करके आ रहे हैं, इसलिए इनको सेपरेट व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। हाँ, मेरा ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं उसके हिसाब से जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि 18 जातियों के लिए 10% अलग कर दिया जाए, यही है ना उनका? जी मान लीजिए 10% अलग कर दिया जाए। अभी तो स्थिति यह है कि जब भी कोई विभाग वैकेंसी निकालता है तो एससी और एसटी की सीटें भरती नहीं है जी, तो नहीं भरती है। इसका मतलब है कि निश्चित एससी में जो कुछ जातियां हैं जो पहले से आगे है पढ़ाई लिखाई में, तो वो आवेदन, उन जातियों के अभ्यर्थी आवेदन करते होंगे। और भुइयां या मुसहर या भंगी या फिर डोम
या इस तरह की जो जातियां, छोटी छोटी जातियां हैं, वो आवेदन ही नहीं करता होगा। तो ये जो कहा जाता है, नैरेटिव बनाया जाता है कि आरक्षण जो है, एससी की कुछ जातियां, मजबूत जातियां, बाकी जातियों का आरक्षण खा जा रही है, तो ये आरक्षण खाने वाला जो नैरेटिव है वो क्या है? क्या कभी कोई खबर ऐसी आई जो आवेदन करने से मुशहर को या मेहतर को या कंजर को, इस तरह की जातियों के अभ्यर्थियों को रोका किसी ने कि नहीं, तुमको आवेदन नहीं करना है इस वैकेंसी के लिए? तो कैसे खा जा रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं। ये नैरेटिव क्या है? हाँ, यहाँ पे एक दूसरा ये चीज है, ये खाने की बात नहीं है, बात है उनके साथ compete करने की। अभी जो आप बोल रहे हैं सर कि जो सीटें खाली रह जाती है, मेरे हिसाब से ये जो हायर एजुकेशन में ऐसा संभव हो सकता है, जैसे मतलब प्रोफेसर के नियुक्तियों में हो सकता है, साइंटिस्ट के नियुक्तियों में ऐसा हो सकता है, और जो उच्च कोटि के जो नियुक्तियां हैं उसमें ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मतलब पुलिस की बहाली हो और सचिवालय की बहाली हो, यूपीएससी की बहाली हो, उसमें ये चीज तो नहीं है सर, है ना? जो मैं आपकी बात से नहीं, मान लीजिए अगर सिपाही की बहाली निकलती है तो एससी की जितनी सीटें रिजर्व है उसमें आवेदन करने से बाकी जो निचली जातियां, एससी में ही जो सबसे पिछड़ी जातियां हैं, उसको आवेदन करने से कोई रोका तो नहीं है ना? नहीं, रोका कोई नहीं है सर, रोका कोई नहीं है, लेकिन उनके साथ वो कंपटीशन में टिक नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए कि एससी का कट ऑफ अगर जनरल का 60 है, ओबीसी का अगर 58 आता है, एससी का 34 आता है, तो क्या 34 में भी उस कट ऑफ में नहीं आते हैं? नहीं आएंगे। तो इसका मतलब कि 10% जो बाकी जातियों के लिए निकाले तो उनको 20%, 20 या 25 का कट ऑफ देना होगा या 30 का? नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट को लिया जाना है और कितने क्वालिफाई कर रहे हैं, उस हिसाब से कट ऑफ तय होता है। नहीं, कट ऑफ तो तय होता है वो कैंडिडेट बाकी के हिसाब से। मेरा कहना है कि एससी की जितनी सीटें हैं वो तो खाली रह जाती हैं और आवेदन करने से कोई रोकता थोड़े है। संतोष जी, प्रभात जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे। एक बात कहना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि जो हम समझते हैं, जो उमेश जी या इनके समाज की भावना है या जो ये लोग सोचते हैं, मेरे समझ से ये बात है कि अभी इनके समाज का उन्नयन, इनके समाज का शिक्षा का स्तर उस लेवल पर नहीं गया है जिस लेवल पर दलित में जो रविदास समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, धोबी समाज के लोग हैं, जो उनका स्तर है, जो उनका माइंडसेट है पढ़ाई को लेकर, और जो उनको पढ़ाई के प्रति जो उनका आकर्षण है, उस जगह तक पहुंचने के लिए अभी इनको समय लगेगा। माने अभी इनका समाज उसके लिए प्रयास कर रहा है। इसलिए ये चाहते हैं कि हमको कम से कम जो स्तर है उसमें ही हमको, जिस तरह से एससी का आरक्षण इसीलिए लाया गया था कि क्योंकि इनको विशेष, इनको नीचे से ऊपर उठाना था, इनको अपग्रेड करना था। तो ये भी अपने समाज के अपग्रेड करने के लिए कोटा विदिन कोटा की मांग कर रहे हैं। जैसा आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और उमेश जी की भावना से हम अलग नहीं है। हम तर्क वितर्क इसलिए कर रहे हैं कि बातें स्पष्ट होकर सामने आए, समाज को जो पब्लिक डिस्कोर्स में बातें हैं, बात को ही स्पष्ट करने का सवाल मैंने कोशिश की है। क्या उमेश जी, मैं गलत कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। आप कह रहे हैं ऋषिदेव, ऋषिदेव का मतलब हुआ शंकराचार्य की जो परंपरा बनी हुई है, जो सनातन परंपरा है, आप उसकी बात कर रहे हैं। जबकि आपका जो अपनी संपदा है, रविदास आपके इतने बड़े नेता हैं, मैंने वो चाहे मैंने किसी जाति से आते हो, लेकिन जो संवर्ग आपका है उसमें जो उन्होंने दलितों के बारे में कहा, ऐसे तो आप उनको देखने की जगह आप जो भाजपा के छिपे हुए एजेंडे में फंसना चाहते हैं, आप ऋषिदेव शब्द को आगे ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा का छिपा हुआ ये कोई मैंने म्यान के भीतर का तीर नहीं है क्या ये?
आप कबीर की बात करते तो हमको अच्छा लगता, रविदास की बात करते तो अच्छा लगता, रैदास की बात करते तो अच्छा लगता, लेकिन आप ऋषिदेव की बात कर रहे हैं तो ऋषिदेव के माध्यम से आपका भला कभी भी नहीं होगा, क्या कि ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट से लेके और राजनीति से लेकर और जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं वहां उनकी कितनी बड़ी भागीदारी है आप बता सकते हैं। हमारे मित्र हैं संतोष सारंग जी, इनसे पूछिए कि जो पत्रकारिता है उसमें कितने लोग माने छोड़ दीजिए रविदास को और महादलित को तो छोड़ दीजिए कि ब्राह्मण छोड़ के इस देश में कितने बड़े अखबार के संपादक दूसरी जाति के हैं, आपको नहीं पता होगा। 90 या 95% जो देश के बड़े अखबार हैं उसके जो संपादक हैं वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। जजों का हाल आप वही देख लीजिए, राजनीति का हाल वही देख लीजिए। तो उनके चक्रव्यूह में फंसने के बजाय हमारी राय है, हमारी सोच है कि आप अपनी लड़ाई अपने बीच लड़िए और सद्भाव के साथ अगर लड़िए, सद्भाव के साथ यह मामला अगर हो तो ज्यादा न्याय संगत होगा। एक अंतिम सवाल आपसे कि आपको यह कैसा लगता है कि पिता केंद्र में मंत्री और बेटा राज्य में मंत्री और वो बात इस तरह की कर रहे हैं, माने उनकी जगह कोई दूसरा नहीं हो सकता था आपके समाज का आदमी माने राज्य में मंत्री। एक ही परिवार से अगर 2 आदमी मंत्री होगा, पुत्र दूसरे बड़ा परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, दूसरे समाज को 10 तरह की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि आरक्षण खा जा रहा है बाकी जो निचली जातियां हैं, लेकिन वो तो खुद उनके अपने पुत्र को विधायक और मंत्री बना रहे, तो मुसहर समाज के उमेश मांझी जी को विधायक बनवा देते, टिकट देते अपनी पार्टी से, उनको मंत्री बनवाते संतोष मांझी की, तब ना उनका कद दशरथ मांझी जैसा होता जी। उमेश जी से चाहते आपके समाज के एक 1952 में मधेपुरा से एक सांसद हुए थे, उनका घर जाके देख लीजिएगा। और आप तो जब रहे हैं इतने बड़े जगह पर तो आप तो उनका नाम भी जानते होइएगा। और सोच लीजिए कि एक नेता वो था और आज के एक नेता हैं। मैं विशेष उमेश जी इस पर प्रभात जी की के सवाल पर छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद हम बातचीत को समेटेंगे। देखिए वो व्यक्तिगत उनका है, हालांकि सार्वजनिक उनका व्यक्तिगत नहीं है, सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं, लेकिन उस पर हम ज्यादा कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये उतने बड़े नेता को हम इस लेवल पे हम नहीं कुछ कह सकते हैं कि वो अपने बेटा को मंत्री बनाए या खुद अभी मंत्री है, क्योंकि ये सिर्फ वो ही नहीं है, भारत की राजनीति का ये परिपाटी है, उस परिपाटी से वो अभी बाहर निकल करके नहीं आए हैं, इसलिए हम ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। तो प्रभात जी ने तो कह दिया। ये उमेश जी सर, अभी मान लीजिए शिक्षक की बहाली अभी चल रही है, TR3 का एग्जाम हो चुका है, उसके पहले 1-2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, अब इसमें भी SC के लिए रिजर्वेशन है। जी बिल्कुल है। मान लीजिए कि अगर आज के डेट में TR4 का एग्जाम हो उसके पहले यदि 10% अलग कर दिया जाए 18 जातियों के लिए, तो कैसे बढ़ेगा? बीएड नहीं है, सीटेट नहीं है, BA नहीं है, MA नहीं है, कितने लोग होंगे? तो बीएड कौन करवाएगा उन जातियों? जैसे अपनी ही जाति की बात कर ले, 1.5 लाख 2 लाख रुपए बीएड करने में लगता है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, IAS और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जाना है, नेट क्वालिफाई करना होगा, PhD के लिए पैसे नहीं होंगे। तो आखिर ये कैसे होगा? सरकार को तो पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना डेटा का 11 के बाद जनगणना नहीं हुई पूरे देश में और ना कोई डेटा है। तो सवाल वही है कि जब शिक्षक बहाली के लिए बीएड होना जरूरी है और प्रोफेसर की बहाली के लिए नेट PhD होना जरूरी है, अगर बिहार सरकार ने उस फैसले को लागू अगर आज के डेट में कर दिया तो क्या होगा? जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं सर कि हम जो चाहते हैं वर्गीकरण वो कुछ संशोधनों के साथ चाहते हैं, और संशोधन ये है कि पहले मैंने कह चुका, लेकिन साथ साथ ये हमें रिमेडी भी चाहिए कि अगर हमें वहां पे पहुंचना है तो हमें
कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, खास करके एजुकेशन के सेक्टर में और इस सेक्टर में। स्पेशल पैकेज चाहिए, मतलब एजुकेशनल स्पेशल पैकेज, इकोनॉमिकल स्पेशल पैकेज और उनको उन्नयन के लिए स्पेशल पैकेज तो बहुत जरूरी है। आपका ये कहना है कि जो बीएड अगर सक्षम नहीं है तो बीएड कराने के लिए सरकार व्यवस्था करे, ताकि जो निचली जातियां हैं एसटी में जो सबसे कमजोर है उनके लिए स्पेशल पैकेज दे, रिमेडीज, आप ये कहना चाह रहे हैं? या पीएचडी करने के लिए, या नेट करने के लिए, या टेक्निकल एजुकेशन के लिए, उनको जो भी जिस लेवल का एजुकेशन की जरूरत है वहां फुलफिल करने के लिए, उस एजुकेशन को प्राप्ति करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाना चाहिए, उनको ले जाना चाहिए। आपसे बातचीत फोन पे मेरी हो रही थी तो आपने कहा था कि जो एससी एसटी के लिए जो स्कूल है स्पेशल, बिहार में कितने स्कूल है उसकी चर्चा कर रहे थे, वो आप जानकारी एक छोटी सी दे दीजिए। और वहां आपने कहा था कि जो रविदास या पासवान इस तरह के, क्या आपके जो स्कूल है एससी एसटी के लिए जो स्कूल खोले गए हैं, उन स्कूलों में क्या इन 18 जातियों, डोम, भंगी, मुसहर, मेहतर, इन जातियों के बच्चे क्या उसमें पढ़ नहीं रहे? सर ये जो एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम के तहत डॉक्टर अंबेडकर आवासीय विद्यालय है, करीब 85 पूरे बिहार में 85 विद्यालय है और करीब 100-125 के आसपास हॉस्टल्स हैं। तो इनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बार 2007-8 के आसपास मैंने एक आरटीआई डाला था और यही डाला था कि हमारे समाज के कितने बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। करीब टोटल उस समय स्ट्रेंथ करीब 10-12 हजार का स्टूडेंट का स्ट्रेंथ था, उसमें से 10-12 हजार में मात्र करीब 400 बच्चे हमारे समाज के बच्चे पढ़ रहे थे। उमेश जी, अंतिम सवाल ये कि वो क्या उन स्कूलों में या फिर जो एससी में जो सबसे नीचे है उनको भी भेदभाव का कुछ शिकार होना पड़ता है आपस में, क्या एससी में के अंदर ही एजुकेशन के दौरान, या फिर? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। और इवन कि बहुत सारे जो हॉस्टल्स हैं, उन हॉस्टलों में इन 2 जातियों को, मैं 4 जातियों का भी बात नहीं कहूंगा क्योंकि 2 ही जातियां, दुसाध और रविदास का बहुत सारे हॉस्टल्स में कब्जा है। और बाकी के जो अन्य जातियां हैं उनको एक रूम में ही, चाहे 4 बच्चे हों, चाहे 8 बच्चे हों, चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 12 बच्चे हों, चाहे 20 बच्चे हों, उनको एक ही रूम में एडजस्ट होना पड़ता है। मतलब नहीं तो कहीं-कहीं तो, मतलब मैं पटना की बात बता रहा हूँ सर, कि कुछ ऐसे हॉस्टल्स है जहाँ पे बच्चों को मार करके भगा दिया जाता है कि तुम इन बच्चों को नहीं रखा जाएगा इस हॉस्टल में, रहना नहीं है इस हॉस्टल में। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि एक बार करीब साल भर पहले पटना के एक हॉस्टल में जातीय आधार पे बहुत बड़ी मारपीट हुई थी, उसका केस भी हुआ था। तो इस प्रकार की चीजें हैं, भेदभाव की भी चीजें हैं, डोमिनेटिव की भी चीजें हैं, और मतलब कि उनको प्रताड़ित करने के भी बहुत सारे मामले आए हैं। तो यह बातचीत आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।